हेलो एवरीवन। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से कंप्यूटर के स्टूडेंट हो तो माइक्रो प्रोसेसर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपको मिलेगा। वेल, मोस्ट ऑफ द टाइम माइक्रो प्रोसेसर स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है समझना, और ये इसका रीज़न यही है कि जब बिगिनिंग क्लासेस में स्टूडेंट्स उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। पर माइक्रो प्रोसेसर एक बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है अगर आप उसको बिगिनिंग से ठीक से पढ़ोगे तो। वेल, मैंने माइक्रो प्रोसेसर कंप्लीट करने के लिए जो बुक्स को फॉलो किया था वो है रमेश गावनकर और बीरैम। बहुत ही अच्छे बुक्स हैं और उनमें जो लैंग्वेज है वो भी बहुत सिंपल है। ये मेरा पहला वीडियो लॉग है और मैं अब से लेके माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर पूरा एक सीरीज़ दूंगा। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ जानना हो या फिर कोई टॉपिक में आपको किसी माइक्रो प्रोसेसर के अलावा भी अगर कोई किसी टॉपिक पर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसका वीडियो बना के दे दूँगा आपको। ये पहला मैं सीरीज़ मैं आपको हिंदी में दे रहा हूँ, उसके बाद इंग्लिश में भी सीरीज़ अपलोड कर दूँगा। तो पहले हम देखेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है। हम माइक्रो प्रोसेसर को जितना सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए ही कोशिश करूँगा मैं, ताकि बहुत इजीली आपके माइंड में ये फिट हो जाए। और एक बार अगर आप माइक्रो प्रोसेसर समझ जाते हो ना, तो उसके बाद उसको आप भूलोगे नहीं कभी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है माइक्रो प्रोसेसर। एक्चुअली व्हाट इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर आप बोल सकते हो कि ये आपका दिमाग है। ओके, ये कंप्यूटर का दिमाग हो जाता है। माइक्रो प्रोसेसर इज़ एक्चुअली द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ओके, अब इस ब्रेन का काम क्या होता है? नॉर्मली हमारे ब्रेन का काम क्या होता है? हमारे जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं हमारे बॉडी के, उन कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है हमारा ये ब्रेन। वैसे ही कंप्यूटर में भी सेम ही काम करता है। माइक्रो प्रोसेसर होता है वो ब्रेन जो एक्चुअली उसके साथ जो कनेक्टेड डिवाइसेस है उनको काम करवाता है। आप सोचो कि वो डिवाइसेस क्या हो सकते हैं? डिवाइसेस लाइक इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। आप डिस्प्ले देख लो, आउटपुट डिवाइस, या फिर कीबोर्ड देख लो, एक इनपुट डिवाइस। जो इनपुट माइक्रो मतलब कंप्यूटर पे हम देते हैं, वो माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू ही एक आउटपुट निकल के आता है। मतलब उस इनपुट का क्या आउटपुट निकलेगा, या फिर उस आउटपुट कौन कौन जगह पे स्टोर होगा, या फिर किस किस जगह से आउटपुट मतलब इनपुट देने के बाद किस किस जगह के साथ रिलेट होगा, और उसके साथ कॉम्बिनेशन बनने के बाद फिर आउटपुट आएगा। ये सब कुछ डिपेंड करता है माइक्रो प्रोसेसर पे। माइक्रो प्रोसेसर ही ये सारे काम करता है और करने के बाद एक आउटपुट दे देता है। अब एक सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली में काम कैसे होता है। हम यहाँ पे देख सकते हैं सेंटर पे माइक्रो प्रोसेसर है, और यहाँ पे ये इनपुट और ये आउटपुट, और यहाँ पे मेमोरी। और ये जो इनपुट, आउटपुट और मेमोरी है ये आउटसाइड डिवाइसेस है। ये माइक्रो प्रोसेसर्स के पार्ट्स नहीं है, पर माइक्रो प्रोसेसर के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब हम इनपुट देते हैं तो वो माइक्रो प्रोसेसर में आता है। तो माइक्रो प्रोसेसर में इंटरनली कुछ काम होता है, हम वही इंटरनल क्या काम होता है वो हम सीखेंगे पूरे प्रोसेस में। ठीक है, अब इनपुट में जो आता है वो माइक्रो प्रोसेसर में कुछ काम होता है। अब हम अगर कुछ इनपुट देते हैं तो उसको कहीं पे स्टोर करना भी पड़ता है। ठीक है, अभी हम किसी मेमोरी पे स्टोर करना चाहते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर उसको स्टोर करता है। अब हम इनपुट में ऐसा कुछ दिए कि माइक्रो प्रोसेसर को बोला कि मेमोरी से कुछ लेके आओ, तो माइक्रो प्रोसेसर वो मेमोरी से लेके जाता है और उसको प्रोसेस करने के बाद कुछ आउटपुट देता है हमको। वैसे माइक्रो प्रोसेसर के साथ और एक वर्ड रिलेट हो जाता है जो है माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, बहुत लोग माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, मतलब कन्फ्यूजन हो जाता है उन लोगों का। मैं कन्फ्यूजन सिंपली दूर कर देता हूँ कि एक्चुअली माइक्रो प्रोसेसर में जो ये जो मेमोरी वाला पार्ट है और मेमोरी वाला पार्ट है ये एक्सटर्नल होता है। ठीक है, ये माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट नहीं होता, ये अलग सा होता है। बट इन केस ऑफ ए माइक्रो कंट्रोलर ये सारे डिवाइसेस उस डिवाइस के, उस चिप के अंदर होता है। ठीक है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, ये सारे मिलकर जो क्रिएट होगा ना वो हो जाएगा माइक्रो कंट्रोलर। और ये जो सिंगल चिप यहाँ पे देख रहे हो ना वो है माइक्रो प्रोसेसर, मतलब सेंटर वाला है माइक्रो प्रोसेसर। और अगर होल अगर आप ले लोगे तो उसको हो जाएगा माइक्रो कंट्रोलर। तो अब हम देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या होता है। ठीक है, ये रहा हमारा माइक्रो प्रोसेसर, और ये वही इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को एक ब्लॉक पे दिखाया गया है यहाँ पे, और ये है मेमोरी। ओके, ना एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या होता है? उसके अंदर होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एक रजिस्टर एरे होता है, और एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने वाला कंट्रोल यूनिट होता है। सो बेसिकली अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है? हम जब भी कोई इनपुट देते हैं, अगर उसका कोई कैलकुलेशन हो
एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ऐसा कोई कैलकुलेशन हो, लॉजिकल कैलकुलेशन हो, तो ये सारे कैलकुलेशन ये ALU सेक्शन में होता है, ठीक है। और ये रजिस्टर एरे जो है ना, हम रजिस्टर एरे पे क्या स्टोर करते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। रजिस्टर एरे माइक्रोप्रोसेसर का, रजिस्टर एरे पे हम इमीडिएट कुछ डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने कोई इनपुट दिया, सो वो इनपुट थोड़े टाइम के लिए उस रजिस्टर पे स्टोर होगा और उसी रजिस्टर के अंदर रह के वो काम करेगा। मतलब अगर हम कोई इनपुट देते हैं, सपोज समझ लीजिए कोई नंबर दे दिया हमने 5, ओके, उसको हमको ऐड करना है किसी दूसरे नंबर से, सपोज 3, तो हम 5 को किसी रजिस्टर पे रख सकते हैं, फिर 3 को किसी दूसरे रजिस्टर पे रख सकते हैं, फिर दोनों को ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आउटपुट हम भेज सकते हैं थ्रू दिस बस, ठीक है। मतलब हम जब कोई इनपुट लेते हैं तो उस इनपुट को कहीं रखना पड़ता है, ठीक है। वो रजिस्टर वो जगह है जहाँ पे हम रखते हैं कैलकुलेशन के टाइम हम कहाँ पे रखते हैं, वो रजिस्टर पे। मेमोरी पे तो हम कैलकुलेशन करने से पहले मेमोरी से लेते हैं या फिर कैलकुलेशन करने के बाद मेमोरी पे रखते हैं, पर मेमोरी से लेने के बाद हमें कहीं पे रखना पड़ता है जहाँ पे रख के हम ये कैलकुलेशन करते हैं। वो जहाँ रखता है वो है रजिस्टर एरे। उसका भी बहुत सारे पार्ट है जो हम लेटर पार्ट्स में आएंगे। और ये जो कंट्रोल क्या करता है, अब हम मेमोरी से कुछ लेंगे या मेमोरी को कुछ देंगे या फिर कोई इनपुट से कुछ लेना चाहेंगे या फिर समथिंग हम आउटपुट पे देना चाहेंगे। सो ऑल दिस थिंग्स डिपेंड्स ऑन कंट्रोल डिसाइड करेगा, कंट्रोल सिग्नल देगा माइक्रो निकल के जब जाएगा, माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोल सिग्नल देगा। सपोज इस डिवाइस को इनपुट को एक डिवाइस देगा, इनपुट को एक कंट्रोल सिग्नल देगा और इनपुट वो कंट्रोल सिग्नल को मिलते ही इनपुट क्या करेगा, वो अपना डेटा सेंड करना शुरू कर देगा माइक्रोप्रोसेसर को, ठीक है। वैसे ही जब कंट्रोल सिग्नल सेंड करेगा आउटपुट को, तब जो डेटा कैलकुलेट हुआ है वो आउटपुट पे शो करेगा। मतलब कंट्रोल सिग्नल इज़ द यू कुड से कंट्रोल सिग्नल ही वो इज़ द मतलब क्या कहते हैं, वो कमांड है। इनपुट से कंट्रोल सिग्नल बोल सकते हैं, वो कमांड है कि आपके साइड में जो डिवाइसेस है वो कैसे काम करेंगे, मेमोरी को कैसे काम करना है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कैसे काम करना है, ये सब डिसाइड करते हैं कंट्रोल। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं सिस्टम बस मतलब आप बोल सकते हो बस यहाँ पे एक्चुअली वायर तो नहीं होते हैं, मतलब यह होता है जो कनेक्शन लाइंस होते हैं, जो माइक्रोप्रोसेसर के साथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के जो कनेक्शन लाइन होते हैं, मेमोरी के कनेक्शन लाइन होता है, इनको बोल सकते हैं हम माइक्रोप्रोसेसर में, इनको बोलते हैं हम बस, ठीक है। ओके, सो बहुत टाइम पे आप लोगों को ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि ऐसे सुना जाता है कि माइक्रोप्रोसेसर 8085 इज़ ए 8-बिट माइक्रोप्रोसेसर, 8-बिट माइक्रोप्रोसेसर। ये बहुत सारा क्वेश्चन भी आता है कि 8085 क्यों 8-बिट माइक्रोप्रोसेसर बोला जाता है, रीज़न क्या है। तो बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन भी होता है, पर मैं ये सिंपली दूर कर देता हूँ कि देखिए 8-बिट माइक्रोप्रोसेसर का मतलब होता है कि आप एक टाइम पे कितने बिट्स को एक साथ प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं 8-बिट को एक साथ प्रोसेस कर सकता हूँ तो होगा 8-बिट माइक्रोप्रोसेसर। उससे ज़्यादा होंगे, अगर 16-बिट को एक साथ प्रोसेस कर सकता हूँ तो हो जाएगा 16-बिट माइक्रोप्रोसेसर। वैसे ही हम 32 बिट्स का होगा तो 32 माइक्रोप्रोसेसर। सो ऐसे ही ये बिट्स बढ़ता रहता है। सो एक्चुअली 8085 को क्यों 8-बिट माइक्रोप्रोसेसर बोला जाता है, क्योंकि 8085 में जब मैंने पहले बोला था कि रजिस्टर पे हम पहले डेटा को रखते हैं, उसके बाद उस डेटा को कोई कैलकुलेशन करता है, या करना हो या ना हो वो चेक करता है, करने के बाद उसको हम आउटपुट पे देते हैं। अब इन 8085 पे हम सिर्फ 8-बिट डेटा ही ले सकते हैं, हम 32-बिट डेटा नहीं ला सकते। अगर 32-बिट कोई डेटा होगा मतलब उसका भी पहला फर्स्ट 8-बिट आएगा पहले, ओके, वो कंप्यूट होने के बाद नेक्स्ट 8-बिट आएगा। तो दैट मीन्स द माइक्रोप्रोसेसर 8085 is 8-bit microprocessor because it can only process 8-bit data, okay, at a time. So अब हम देखते हैं उसका रजिस्टर पर्पस देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये 8-बिट माइक्रोप्रोसेसर एक्चुअली क्यों बोला जाता है। अब देखिए रजिस्टर्स में क्या होता है, ये रजिस्टर जो सेक्शन बोला था उस रजिस्टर सेक्शन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, जिसमें ये सारे एक रजिस्टर है। ये एक्यूमुलेटर एक रजिस्टर है, फ्लैग रजिस्टर BCDEHL सब इंडिविजुअल एक रजिस्टर है, फिर ये प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर है और एक स्टैक पॉइंटर रजिस्टर है। एक्चुअल में क्या होता है, माइक्रोप्रोसेसर पे जो मेन डेटा होता है जिसको हम काम करवाना है उसको हम एक्यूमुलेटर में रखते हैं, ठीक है। मतलब एक्यूमुलेटर होता है, मतलब बोल सकते हो कि एक्यूमुलेटर इज़ द मेन थिंग ऑफ अ माइक्रोप्रोसेसर। जितने भी काम करवाएंगे ना वो होता है उसका राइट हैंड, एक्यूमुलेटर होता है उसका राइट हैंड कि हाँ यही काम करेगा, एक्यूमुलेटर ही काम करेगा, वो होता है उसका राइट हैंड। तो एक्चुअली क्या होता है इसमें
जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं 8। इनको जनरल पर्पस रजिस्टर बोला जाता है कि BCDEHL, ठीक है। इनको 8 बिट रजिस्टर बोला जाता है। ये 6 जनरल पर्पस रजिस्टर है। इसके अलावा एक एक्यूमुलेटर होगा, फ्लैग होगा, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर होगा। और इनमें से ये BCDEHL ये सारे 8 बिट है। एक्यूमुलेटर भी 8 बिट है, फ्लैग भी 8 बिट है, पर प्रोग्राम काउंटर 16 बिट रजिस्टर है और स्टैक पॉइंटर 16 बिट रजिस्टर है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल रहा है कि 8 बिट रजिस्टर, 16 बिट रजिस्टर, व्हाट इज दिस? दैट मीन्स कि अब सोच लीजिए कि अब बी रजिस्टर में आप सिर्फ 8 बिट रख सकते हो, मतलब उसके अंदर 8 बिट का ही स्लॉट है। अगर कोई डाटा आप वहाँ पे स्टोर करना चाहते हो तो वो डेटा 8 बिट का ही हो सकता है। 32 बिट्स का डेटा बी पे नहीं स्टोर कर सकते हम, ठीक है। सेम ये सारे 8 बिट्स पे सेम ही लागू होता है। पर प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर क्या होता है? ये होता है कि 16 बिट रजिस्टर। मैं प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर के बारे में बाद में बताता हूँ। इससे पहले मैं एक्यूमुलेटर, फ्लैग और बाकी सारे रजिस्टर के बारे में बताता हूँ, ठीक है। अब हम ये बी रजिस्टर है 8 बिट का और सी रजिस्टर है 8 बिट का, तो हम बी से मिलवा के 16 बिट रजिस्टर बना सकते हैं। वैसे ही हम डी मिलके डी रजिस्टर बना सकते हैं और उसके बाद HL बना के HL पे रजिस्टर भी बना सकते हैं और ये सारे 16 बिट हो जाएंगे। फिर सपोज ऐसा कोई काम आ गया कि माइक्रो प्रोसेसर पे कि हमें अभी 16 बिट ही लेना है, ठीक है, 16 बिट ही लेना है, ठीक है, 16 बिट लेके हम उसको प्रोसेस करना है। तो अगर 16 बिट ही लेना है तो हम यहाँ पे तो 8 बिट रजिस्टर से सारे, तो 8 बिट रजिस्टर पे हम नहीं काम कर सकते 16 बिट। तो हम क्या करेंगे, पेयर्स कर लेंगे, बी और सी का पेयर करेंगे तो BC पेयर हो जाएगा जो टोटल 16 बिट हो जाएगा। बी का होगा 8 बिट, सी का होगा 8 बिट, टोटल BC इज 16 बिट रजिस्टर। देन DHL सारे 16 बिट मतलब रजिस्टर पेयर्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है, ओके। और ये जो एक्यूमुलेटर और फ्लैग वाला पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। एक्यूमुलेटर 8 बिट रजिस्टर है। एक्यूमुलेटर पे जो डेटा कंप्यूट होता है, कंप्यूट होने के बाद जो रिजल्ट आता है फर्स्ट एक्यूमुलेटर में होता है। मतलब अगर आप समझ लो कि 2 नंबर को ऐड करेंगे, ठीक है, तो 2 नंबर के ऐड करने के बाद जो रिजल्ट क्रिएट होगा ना वो एक्यूमुलेटर पे रह जाएगा, ठीक है। फिर आप उसको जहाँ ले जाना चाहते हो वो कमांड देके आप वही ले जा सकते हो, मतलब इंस्ट्रक्शन जो देना चाहते हो देके चेंज कर सकते हो जगह, पर पहले कंप्यूट होने के बाद वो एक्यूमुलेटर पे रहेगा बस। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 डेटा बस है, 2 बस है, एक है डेटा बस, एक है एड्रेस बस, ओके। डेटा बस जो है वो 8 बिट का है क्योंकि डेटा जब आता है ना वो 8 बिट का ही हो सकता है क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर कैन ओनली कंप्यूट 8 बिट डेटा एट वंस, सो इट्स ए 8 बिट डेटा बस। बट ये जो एड्रेस बस है ये 16 बिट का है। एक्चुअली क्या होता है, जो मेमोरी हम यूज़ करते हैं ना माइक्रो प्रोसेसर में, उस मेमोरी का जो एड्रेस होता है, ठीक है, मेमोरी पे तो एड्रेस होता है, उस एड्रेस स्लॉट के अंदर होता है डेटा। उस एड्रेस जो होता है ना वो एड्रेस 16 बिट का होता है, ठीक है। सपोज एड्रेस मैं पहले ही बता दूँ कि एड्रेस लाइक ऐसे होता है, लाइक 2056 5076। देखिए 2 हेक्साडेसिमल पार्ट्स हैं, 2 हेक्साडेसिमल पार्ट्स हैं। इन 2 हेक्साडेसिमल पार्ट्स में मतलब टोटल 16 बिट्स होंगे। सो इन 16 बिट्स को अगर हम पुट करेंगे तो डेटा तो एड्रेस डेटा मतलब 8 बिट डेटा बस में पुट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें 16 बिट बस चाहिए होंगे, 16 बिट लाइन चाहिए होंगे ताकि 16 बिट एड्रेस हम सेंड कर सकें, ठीक है। सो ये इसलिए ये 16 बिट है। अब आते हैं हम फ्लैग रजिस्टर पे। अब देखिए फ्लैग इज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट रजिस्टर है माइक्रो प्रोसेसर का। जब हम कोई कैलकुलेशन करते हैं उसका रिजल्ट एक्यूमुलेटर पे स्टोर हो जाता है, मतलब एक्यूमुलेटर पे आ जाता है। अब हम उस रिजल्ट को चेक करके उसके ऊपर कुछ कमेंट्स कर सकते हैं और उसके ऊपर कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं। उसके लिए फ्लैग रजिस्टर एक्चुअली चाहिए होता है। ये हम जब मैं फ्लैग रजिस्टर डिस्क्राइब कर रहा हूँ उसके बाद आप लोगों को ऐसे ही समझ में आ जाएगा। पहली बात तो ये है कि फ्लैग रजिस्टर एक 8 बिट रजिस्टर है, मैंने पहले ही बोला था। तो इसके जो 8 बिट्स हैं D7 to D0, इसके डिफरेंट स्लॉट्स जो होते हैं ना वो डिफरेंट स्लॉट डिफरेंट चीज़ों के लिए चेक किया जाता है। मतलब एक्चुअली फ्लैग रजिस्टर क्यों यूज़ किया जाता है, फ्लैग रजिस्टर पर जो डेटा क्रिएट होगा ना उस डेटा को हम चेक करके एक्यूमुलेटर के रिजल्ट के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। देखिए अगर D7 बिट का होता है साइन फ्लैग, ओके। साइन फ्लैग का मतलब होता है हमें जो एक्यूमुलेटर में रिजल्ट आया है वो रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो हम चेक कर सकते हैं ये D7 बिट चेक करके, फ्लैग का D7 बिट चेक करके, ठीक है। अगर फ्लैग रजिस्टर चेक करके हमने देखा कि पहला बिट साइन फ्लैग इज़ 1 देन इट इज़ नेगेटिव। पहला बिट 1 होता है तो वो नेगेटिव हो, मतलब एक्यूमुलेटर में जो रिजल्ट आया है वो नेगेटिव है। अगर साइन फ्लैग 0 होता है इसका मतलब एक्यूमुलेटर में जो रिजल्ट आया है वो पॉजिटिव, ठीक है।
अब जाता है ये Z मतलब होता है ज़ीरो फ्लैग। ज़ीरो फ्लैग का मतलब होता है अब एक्यूमुलेटर में जो रिजल्ट आया है क्या वो ज़ीरो है या फिर कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू है। अगर नॉन ज़ीरो वैल्यू या फिर कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू है तो ये ज़ीरो फ्लैग जो हो जाता है जब रिज़ल्ट ज़ीरो हो जाता है ना तब ये सेट हो जाता है। मतलब अगर एक्यूमुलेटर का रिज़ल्ट हो जाए 0 तो Z हो जाएगा 1। अगर एक्यूमुलेटर का ज़ीरो वैल्यू हो जाता है कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू आता है लाइक 0 1 0 समथिंग कुछ भी आ जाता है तो ये Z का वैल्यू हो जाएगा 0। ये D5 बिट का यूज़ नहीं होता इसलिए इसको क्रॉस दे रखा है। D3 बिट भी यूज़ नहीं होता, D1 बिट भी यूज़ नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे आता है D4 बिट पे। D4 बिट पे होता है ऑक्सिलरी कैरी। अब ऑक्सिलरी कैरी क्या होता है एक्चुअली जब हम BCD एडिशन करते हैं तब एक्चुअली क्या होता है D3 बिट से एक कैरी अगर कोई कैरी जनरेट होके D4 बिट पे आता है तब ये ऑक्सिलरी कैरी सेट हो जाता है। कभी भी हम BCD ऑपरेशन करें तो आप देखेंगे कि जब 8 बिट का एडिशन होता है तो D3 बिट जो होते हैं ना दोनों ऑपरेंट्स के तो दोनों के जब एडिंग करने के बाद D3 बिट्स का कोई अगर कैरी क्रिएट होता है तो वो आता है D4 पे। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई कैरी क्रिएट होता है तो ये ऑक्सिलरी कैरी सेट हो जाता है। अगर कोई कैरी जनरेट नहीं होता है D3 बिट से D4 तक तो ये ऑक्सिलरी कैरी जो होता है वो रीसेट ही रहता है। अब यहाँ पे रह गया D2, यहाँ पे होता है पेरिटी। पेरिटी बहुत सिंपल है। एक्यूमुलेटर का जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट में अगर इवन नंबर ऑफ 1 हुआ तो पेरिटी हो जाएगा सेट और अगर ऑड नंबर ऑफ 1 हुआ तो पेरिटी हो जाएगा 0। और D0 है अगर रिजल्ट आने के बाद एक्यूमुलेटर पे रिजल्ट आने के बाद अगर कोई कैरी जनरेट होता है सपोज दो नंबर का ऐड किया हमने ओके ऐड करने के बाद आफ्टर एडिंग ओके देयर इज ओनली 8 बिट स्लॉट देयर ओके बट अगर 8 बिट होने के बाद भी अगर कोई कैरी जनरेट हो जाता है लास्ट बिट के एडिशन के बाद अगर कोई कैरी जनरेट हो जाता है तो D0 बिट जो होता है ना वो सेट हो जाता है। नॉर्मली एक्यूमुलेटर में वो कैरी हट जाता है, कैरी के बिना ही वो स्टोर होता है एक्यूमुलेटर पे, पर जब कैरी जनरेट होता है तो ये D0 बिट जो होता है वो 1 हो जाता है। मतलब ये कैरी फ्लैग 1 हो जाता है। अगर कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ तो कैरी फ्लैग क्या होता है 0 ही रहता है। तो हमने अभी फ्लैग रजिस्टर कैसे काम करता है वो समझ लिया, सारे रजिस्टर के बारे में सब पढ़ लिया, बट ये प्रोग्राम काउंटर और स्टैक पॉइंटर के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दे पाया मैं, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर एक 16 बिट रजिस्टर होता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि प्रोग्राम काउंटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन माइक्रो प्रोसेसर। प्रोग्राम काउंटर में एक्चुअली क्या होता है, हम माइक्रो प्रोसेसर पे एक के बाद एक इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है, सपोज पहला इंस्ट्रक्शन दिया मतलब उसका एक एड्रेस दिया। ठीक है, तो उस एड्रेस पे जाएगा, जाने के बाद वो इंस्ट्रक्शन मिलेगा माइक्रो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन लेगा, काम करेगा। ड्यूरिंग दैट टाइम उस टाइम पे जो मतलब जब वो प्रोसेस कर रहा है उस टाइम पे प्रोग्राम काउंटर पे स्टोर होगा नेक्स्ट एड्रेस। मतलब ये ख़त्म मतलब जो इंस्ट्रक्शन हम काम कर रहे हैं वो इंस्ट्रक्शन ख़त्म होने के बाद कौन से एड्रेस से जाके दूसरा इंस्ट्रक्शन लेगा वो एड्रेस प्रोग्राम काउंटर पे स्टोर रहेगा। मतलब प्रोग्राम काउंटर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लाने के लिए जो एड्रेस चाहिए वो प्रोग्राम काउंटर से मिलता है। इसीलिए क्योंकि ये एड्रेस स्टोर करता है प्रोग्राम काउंटर, इसलिए ये 16 बिट है। आप सोचिए स्टैक पॉइंटर क्या होता है। स्टैक पॉइंटर भी एड्रेस ही स्टोर करता है, पर स्टैक पॉइंटर का काम थोड़ा सा डिफरेंट है। स्टैक पॉइंटर का काम आता है, अब सोच लीजिए सपोज इंटरप्ट के बारे में आपने सुना होगा। अब माइक्रो प्रोसेसर कोई प्रोग्राम पे काम कर रहा है कंटिन्यूसली, एक के बाद एक इंस्ट्रक्शन, और उसका जो एड्रेस है वो प्रोग्राम काउंटर से मिल रहा है, वो एक के बाद एक इंस्ट्रक्शन करते जा रहा है। अब सडनली उसका एक इंटरप्ट मिला, मतलब बीच में किसी दूसरे काम करने के लिए बोला, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, उसका जो एड्रेस है ना लास्ट एड्रेस जो उसको मतलब प्रोसेस कर रहा था, उसके बाद में जो एड्रेस प्रोसेस करेगा वो एड्रेस स्टैक पॉइंटर पे स्टोर करके जाता है। स्टोर करने के बाद वो चला जाता है इंटरप्ट का काम करने के लिए। इंटरप्ट का काम पूरा करने के बाद जब रिटर्न करता है ना, रिटर्न करने के बाद वो स्टैक पॉइंटर से वो एड्रेस लेता है कि मेन प्रोग्राम कहाँ से शुरू करना है, वो स्टैक पॉइंटर पे स्टोर होता है। स्टैक पॉइंटर पे वो एड्रेस होता है जहाँ से उसको वो एड्रेस मिल सकता है मेन प्रोग्राम का। ठीक है, तो स्टैक पॉइंटर एक्चुअली कन्वेज द
एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन व्हेनेवर द इंटरप्ट इज गिवन। जब भी कोई इंटरप्ट आता है तो उसका इंटरप्ट फॉलो करने से, इंटरप्ट का काम करने से पहले नेक्स्ट मेन प्रोग्राम का जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस स्टैक पॉइंटर पे स्टोर करके जाता है। तो एड्रेस स्टोर करता है एक्चुअली स्टैक पॉइंटर, दैट्स व्हाई इट इज़ अ 16 बिट रजिस्टर। सो हमने देख लिया कि माइक्रो प्रोसेसर का रजिस्टर सेक्शन कैसे काम करता है और इसका इंडिविजुअल पार्ट्स का डिफरेंट स्लॉट्स कैसे होता है, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर, सबके बारे में पढ़ा। आज इस वीडियो के लिए इतना ही बोलूँगा कि आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें। ये बेसिक अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो माइक्रो प्रोसेसर बहुत ईजी है आगे बढ़ना। नेक्स्ट वीडियो लॉग में मैं इसके बाद सीरियली जो आता है मैं वो आपको समझा दूँगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आया हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसको दोबारा समझा दूँगा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं वीडियो भी पोस्ट कर दूँगा। और किसी दूसरे पॉइंट पे, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर किसी भी पॉइंट पे, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक पे अगर आपको कोई वीडियो चाहिए हो, कोई समझने की आप कोशिश कर रहे हो, इजीली समझ नहीं पा रहे हो, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए। मैं जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके, मैं आपका वीडियो पोस्ट कर दूँगा। थैंक यू एवरीवन, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझे भी हिम्मत नहीं मिलेगी नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड करने की। थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल।